नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 1, जिसका नाम है आत्म परिचय और जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो आत्म परिचय कविता हमने कंप्लीट कर ली है। बहुत अच्छे से हमने इस कविता को पढ़ा, इसके भावार्थ को समझा, साथ ही यहाँ पर एक गीत भी दिया गया है। इसी पाठ में आपको एक गीत भी दिया गया है जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा ही लिखा गया है। तो इस गीत का प्रतिपाद्य विषय ही यह है कि यहाँ पर जो पक्षियों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि जो मनुष्य होता है वो किस तरह से अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो पूरे दिन भर काम करके शाम को वो घर आता है और बाकी बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो इस गीत को पढ़ेंगे, उसका भावार्थ को जानेंगे और ये भी आपका परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि अगर कोशिश करेंगे एक एक जो यहाँ पर पद दिया गया है, एक एक दो दो जो पंक्तियां दी गई हैं, सभी का भावार्थ लिखने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया, अगर आप लोगों ने लिखा, अच्छी बात है। अगर नहीं लिखा है तो आज हम यहाँ पर भावार्थ भी लिखेंगे और साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर करने की भी कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा जो गीत है वो देख सकते हैं आप, ये हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया आत्म परिचय कविता के आगे का जो भाग है वो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर जो ये कविता दी गई है इसको हम पढ़ेंगे, ये जो गीत दिया गया है इसको हम पढ़ेंगे और साथ ही इस गीत का भावार्थ भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे सभी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, यह सोच दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं, बहुत ही प्यारा गीत है। हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। तो यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने इसको लिखा है। एक ये गीत के माध्यम से बता रहे हैं कि जो ये प्रस्तुत गीत है इसमें कवि व्याख्या करते हैं, बताते हैं कि शाम होते ही, जैसे ही शाम होती है, दिन भर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है, जैसे ही शाम होती है उसके अंदर की उत्सुकता, उसके अंदर की उत्सुकता, उसके घर पहुंचने की जल्दी, उसकी जल्दी जो है वो बढ़ जाती है। हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर है दूर नहीं, यह सोचकर थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन भर की जो थकान होने के बावजूद कि यह सोचकर कि उसकी मंजिल दूर नहीं है, उसने घर जाना है, अपने परिवार से मिलना है, उसकी मंजिल दूर नहीं है, तो जो शाम होते ही यात्री जो होता है वो तेजी से चलने लगता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। जो यात्री होता है, जो यात्रा कर रहा है, जिससे अपनी मंजिल पर पहुंचना है, तो जैसे ही शाम होती है वो थोड़ा तेज चलने लगता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलने लगता है। और क्योंकि उसको पता है मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, दिन भर का वो थका हुआ है, फिर भी वो जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका जो
उसके अंदर की जो उत्सुकता है वो बढ़ जाती है। और कैसे जल्दी जल्दी ये दिन ढलता चला जाता है। उसको पता है वो मेहनत कर रहा है अपने लक्ष्य के लिए, उसको पता है वो आगे बढ़ रहा है, तो उसके दिन जो है वो भी जल्दी जल्दी ढलने लगता है। और वो इस सोच में कि कहीं रास्ते में ही मुझे रात ना हो जाए, वो तेज तेज चलता है। आगे की पंक्तियां, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बहुत ही प्यारी पंक्तियां देख सकते हैं आप कि यहाँ पर बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए कवि यहाँ पर चिड़ियों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे शाम के समय चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती है, उसकी भी चंचलता बढ़ जाती है जब दिन ढलने लगता है, क्योंकि उसे दिन भर जब वो घूम रही है, इधर से उधर उड़ रही है, अब शाम होते ही उसे भी ध्यान आता है कि उसके बच्चे प्रत्याशा अर्थात आशा में लगे होंगे, उससे आशा लगाए होंगे कि हमारे माता पिता आएंगे और हमारे लिए भोजन लेकर आएंगे, और इसी आशा में वो घोंसलों से बाहर, नीड़ों से बाहर झांक रहे होंगे। और यह ध्यान, ये सोचकर जो चिड़िया के पर है वो और भी ज्यादा चंचल हो जाते हैं और भी तीव्रता से वो उड़ने लगती है अपने मंजिल की तरफ, अपने घर की तरफ वो आगे बढ़ती है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वो जल्दी जल्दी अपने घर में पहुंचना चाहती है, और ये जो ध्यान की उसके बच्चे उसकी प्रत्याशा में होंगे और नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये आशा, ये ध्यान उसके पंखों में तेजी ला देता है, उसके पंखों में चंचलता ला देता है। आगे बढ़ते हैं, मुझसे मिलने को है कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिल करता पद को भरता उर में विहलता है। देखिए अब यहाँ पर कवि थोड़ा सा दुखी हो गए हैं, थोड़ा सा निराश हो गए हैं, अपने लिए कह रहे हैं कि जैसे अभी तक पूरे गीत में हमने देखा कि जो पहला पद था उसमें देखा कि जो यात्री है वो भी ये सोचकर कि मेरी मंजिल के रास्ते में कहीं मुझे रात ना हो जाए, तो इसीलिए वो तेज तेज चलता है। और चिड़िया भी शाम होने से पहले अपने घर पहुंचना चाहती है, अपने बच्चे, उसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी कि कोई ना कोई उनके लिए आस लगाए हुए बैठा है। जब दिन भर आपके पिताजी अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, तो शाम के समय आप घर में आशा लगा के बैठते हैं, आज पिताजी क्या हमारे लिए चीज लेकर आएंगे, क्या हमारे लिए खाने के लिए लेकर आएंगे। तो जब शाम होती है, आपके पिताजी के आने का टाइम होता है, तो आपके अंदर भी एक अलग ही उत्सुकता होती है कि आज क्या लेकर आए होंगे, आज क्या लेकर आए होंगे। तो वही यहाँ पर, लेकिन कवि क्या कहते हैं, मुझसे मिलने को है कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिल कर देता करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि ये जो संसार है इसमें वो अकेले हैं, उनसे इस कारण उनसे मिलने को कोई व्याकुल नहीं होता। मुझसे मिलने को है कौन विकल, विकल अर्थात व्याकुल, मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल हूँ, मैं किसके लिए सोचूं, एक्साइटमेंट रहूं कि घर पे मेरे बच्चे हैं जिससे मेरा कोई इंतजार कर रहा है, घर में मेरी फैमिली है, मेरे चाहने वाले हैं, तो मैं किसके लिए चंचल हूँ। यह प्रश्न स्थिल करता पद को, और यही प्रश्न कि यहाँ पर क्योंकि अब कवि के मन में जो एक प्रेम तरंग जो जगने का, यानी कि उनका जो प्रेमी है, अब वो उनका इंतजार करने के लिए घर में नहीं है,
तो उनके मन में अब प्रेम तरंग जगने का कोई कारण नहीं है, कोई उनके मन में एक्साइटमेंट नहीं है, कोई चंचलता नहीं है। और यही प्रश्न, यही सोच सोच कर जब ये प्रश्न उनके मन में आता है कि मैं किसके लिए चंचल हूं, तो यही प्रश्न उनके पैरों को स्थिर कर देता है। स्थिर अर्थात रोक देता है, जमा देता है। उनके पैर आगे नहीं बढ़ पाते और भरता उर में विहलता है। उर अर्थात हृदय में, विहलता अर्थात व्याकुलता। मतलब एक होता है ना, जब वो सोच रहे हैं कि मैं क्यों किसके लिए चंचल हूं, तो यही उनके मन में, उससे उनके पैर रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं और हृदय में बहुत व्याकुलता आ जाती है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी कि दिन के ढलने पर उनकी ये चंचलता समाप्त हो जाती है, क्योंकि उनका इंतजार करने के लिए, उनसे मिलने के लिए कोई भी एक्साइटेड नहीं है, कोई भी व्याकुल नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये गीत भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर बहुत ही छोटा सा गीत था। अब यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर दिए हैं जिनको हम करेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से हमने इस पाठ को पढ़ा, साथ ही हमने इस कविता को, आत्म परिचय जो हमारी कविता है, इसको भी हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो आप में से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो अगर आप में से कोई बच्चा इसको रीड करना चाहता है, क्योंकि अगर जैसे कि मैंने कहा, क्लास में अगर डिस्कशन होगा, क्लास में अगर इंटरेक्शन होगा, तो क्लास और भी ज्यादा हमारी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, और भी ज्यादा हमारी अच्छी हो जाएगी, और जो चीजें हमें समझ में नहीं आ रही है वो भी हमारी क्लियर होने लगेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों को हम नहीं समझ पाते, लेकिन अगर हम डिस्कशन करते हैं, अपने मन की जो बातें होती हैं उसको हम रखते हैं, तो हमारी जो एक हमारे मन में जो बात होती है वो क्लियर हो जाती है कई बार। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने सारी चीजें अच्छे से यहाँ पर पढ़ ली, पूरी कविता हमने पढ़ ली, आत्म परिचय जो हमारी कविता है। और जैसे बार बार कह रही हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे आपके एग्जाम में कोई भी एक यहाँ पर से पद आ सकता है जिसका आपको भावार्थ लिखने को आ सकता है, जिसको आपको क्लियर करने को यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर से आप इसका भावार्थ लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने भावार्थ आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं अपने मन का जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो इस तरह यहाँ पर सबसे पहले शब्दार्थ दिए हैं, जैसे जग जीवन, ठीक है। तो जग जीवन अर्थात जो सांसारिक गतिविधि, ठीक है, जो भी सांसारिक गतिविधि है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं सारी सांसारिक गतिविधियों को, समाज में जितनी भी मेरी जिम्मेदारियां हैं, जितने भी मेरे दायित्व हैं, सबको मैं पूरा करता हूं। और यहाँ पर झनकृत जो लिखा हुआ है, तारों को बजाकर जो स्वर निकालना। सुरा अर्थात शराब, स्नेह प्रेम, पान यानी पीना, ध्यान करना यानी कि परवाह करना। तो इस तरह से जो भी कठिन शब्द है, कठिन शब्द आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दिए गए हैं। और व्याख्या, प्रसंग आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में। ये सारी चीजें मैं आपको, जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवाती हूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के पाठ 1 कविता आत्म परिचय से लिया गया है। और इसके जो रचयिता है वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस तरह से
आप इनको इस तरह से प्रसंग को लिखेंगे। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या में आप वही जो भावार्थ हमने यहाँ पर पढ़ा है कि बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता हूँ, इसके बावजूद मेरा जो जीवन है वो प्यार से भरपूर है, यानी कि मैं सभी दायित्वों का निर्वाह करता हूँ, सभी जिम्मेदारियों को निभाता हूँ, इसके बावजूद भी मेरे जीवन में प्रेम है। तो इस तरह से पूरी व्याख्या आपको लिखनी है हर एक पद की। और उसके बाद इस तरह से दूसरा पद लेंगे, सेम आप उसके शब्दार्थ लिख सकते हैं। शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में, अपनी बुक से भी लिख सकते हैं। जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है आरोह की, उसमें भी शब्दार्थ दिए गए हैं और उसमें से आप लिख सकते हैं। तो उद्गार का अर्थ होता है दिल के भाव। उपहार का अर्थ आप सभी जानते हैं, भेंट। भाता अर्थात अच्छा लगता। स्वप्नों का संसार अर्थात कल्पनाओं की दुनिया। दहा अर्थात जलना। भव सागर संसार रूपी सागर। मौजे लहरें। तो ये सारे शब्दार्थ फिर भी मैंने आपको जब यहाँ पर आपको चैप्टर क्लियर करवाया तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। फिर से प्रसंग उसी प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित आत्म परिचय से लिया गया है। रचयिता लिखेंगे प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन जी, प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी, और उसमें बताएंगे कि कवि ने जीवन जीने की शैली को बताया है, और व्याख्या करेंगे जो कुछ भी उसमें दिया गया है। तो यहाँ पर कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश कर रहा है। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं वह उनको साथ लेकर फिरता है, लेकिन उन्हें ये संसार अधूरा सा लगता है, और ये अधूरा संसार जहाँ पर प्रेम नहीं है, जहाँ पर सद्भाव नहीं है, जहाँ पर परोपकार नहीं है, ऐसा संसार उन्हें अधूरा लगता है। तो इसीलिए वो हर जगह अपने सपनों का संसार लिए फिरते हैं। तो इस तरह से व्याख्या आप लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर जो अगला यहाँ पर पद दिया गया है उसका लिखेंगे सेम। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन अर्थात जवानी, उन्माद अर्थात पागलपन। मैं उन्मादों में अवसाद अर्थात उदासी या खेद, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब, यत्न अर्थात प्रयास। नादान अर्थात नासमझ। दाना अर्थात चतुर या ज्ञानी। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। सेम वही चीजें आप प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से लिया गया है, जिसके रचयिता या जिसके कवि है हरिवंश राय बच्चन जी। और इस तरह से आप व्याख्या करेंगे, और उस व्याख्या में जो भी भावार्थ आपको पढ़ाया गया है वो आप लिखेंगे। आगे नंबर 4 में इस तरह से पूरा आप इसकी व्याख्या को लिखेंगे और भावार्थ लिखेंगे। इसी तरह से अभी हमने यहाँ पर जो गीत पढ़ा उस गीत का भी भावार्थ, क्योंकि बाकी काफी बच्चों ने, अगर जो बच्चे पढ़ रहे थे साथ साथ लिख भी रहे थे, जब हम भावार्थ पढ़ा रहे थे घर जाकर नोट डाउन कर रहे थे, उन्होंने लिख लिया होगा। तो आज हमने एक गीत यहाँ पर पढ़ा, तो उस गीत का भी भावार्थ हमने यहाँ पर दिया है। इसी तरह से यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ढलता आप सभी को पता है समाप्त होना। पथ अर्थात रास्ता, मंजिल का अर्थ होता है लक्ष्य। और यहाँ पर फिर उसका प्रसंग दिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये गीत भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आपकी परीक्षाओं में आता है, ये भी आपकी परीक्षाओं में दिया गया है। आप पिछले कुछ सालों के जब हम सैंपल पेपर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अभी आपकी पढ़ाई चल रही है, जब लास्ट आपके एग्जाम का टाइम होगा उस टाइम पे हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि ये जो
आत्म परिचय आपकी कविता है या जो ये गीत दिया गया है, ये ज्यादातर पेपर्स में ये बार बार रिपीट हो रहा है। और साथ ही कवि और कविता का नाम आप जरूर याद करेंगे। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे। व्याख्या में जो भी भावार्थ आपने पढ़ा है, जो भी भावार्थ अभी हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया, वो आप लिखेंगे। इस तरह से इसी का दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट को भी पढ़ेंगे। सेम प्रत्याशा शब्दार्थ का, प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा, नीड का अर्थ होता है घोंसला, पर अर्थात पंख, चंचलता अर्थात अस्थिरता। उसके बाद सेम प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद फिर उसकी व्याख्या आप यहाँ पर करेंगे। और साथ ही जो एक काव्य सौंदर्य होता है, किसी भी कविता में भावार्थ के साथ साथ काव्य सौंदर्य या उसका शिल्प सौंदर्य, वो भी आप उसमें लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, विशेष करके यहाँ पर दिया गया है कि वात्सल्य भाव की व्यग्रता सभी प्राणियों में पाई जाती है, और साथ ही घोंसलों से झांके जाना दृश्य बिंब को प्रस्तुत करता है, और तत्सम शब्दों की शब्दावली की प्रमुखता है, और जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सरल सहज और भावानुकूल खड़ी बोली में सार्थक अभिव्यक्ति की गई है। तो ये आता है आपका आता है काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत। तो आप बता सकते हैं, अगर हिंदी व्याकरण में आपको अलंकार फिर से पढ़ने हैं, क्योंकि अलंकार या फिर रस जो होते हैं, ये ऐसी चीज होती है कि आपको जब भी आप कविता पढ़ेंगे उसके लिए आपको इन चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट, उसको भी आप जब भी जो भी आपका पार्ट एग्जाम में आता है, या जो भी आप कॉपी में तो आप सब सारा लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में जो आता है उसके लिए बता रही हूँ कि जो भी पार्ट आता है उसके लिए इसी तरह से आप उसका यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, और साथ ही आप काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य उसका लिखेंगे। तो इसमें भी सेम, पहले यहाँ पर शब्दार्थ है। शब्दार्थ आप, जैसे कि मैं कह रही हूँ, आप अपनी बुक से भी लिख सकते हैं। तो अभी अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्न, जो हमारे यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्न हैं, उनको हम करेंगे। जो हमें पाठ में दिए गए अभ्यास के प्रश्न हैं उनको हम करेंगे। तो सभी पाठ्य पुस्तिका में जो दिए गए प्रश्न हैं, पहला प्रश्न आता है आपका, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ के विपरीत से लगते इन दो अर्थों का, इन दो कथनों का आश्रय बताइए। देखिए, एक तरफ तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं संसार का भार लिए फिर रहा हूँ, मैं संसार में अपने दायित्वों की पूर्ति करता हूँ, अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहा हूँ। और साथ ही कहते हैं कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो ये किस तरह का, ये अपोजिट तरह से यहाँ पर उन्होंने दो विपरीत लगते दो कथन यहाँ पर कहे हैं। तो क्या इनका अर्थ है, नोट डाउन कर सकते हैं साथ के साथ। देखिए, पहला तो कि जग जीवन का भार लेने से कवि का अभिप्राय है, आश्रय है कि संसार के दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, यानी कि वो आम आदमी से, आम व्यक्ति से अलग नहीं है। उनके भी अंदर सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, इन सभी को झेलते हुए वो अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब वो कहते हैं कि वो कभी संसार का ध्यान नहीं देते, यानी कि वो दायित्वों को अनदेखी करने का बात नहीं कह रहे, कि वो जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, कि संसार के प्रति जो आपका दायित्व है उसे पूरा करो, देश के प्रति जो आपका दायित्व है, समाज के प्रति जो आपका दायित्व है, परिवार के प्रति जो आपका दायित्व है उसे पूरा करो, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो। लेकिन दूसरी ओर वहीं संसार की जो निरर्थक बातें हैं, जो आपको पीछे ढकेल देती है कई बार, उन पर ध्यान न देकर केवल प्रेम पर ध्यान दो, परोपकार पर ध्यान दो, दूसरों की भलाई के लिए सोचो,
तो वो कहते हैं कि आम आदमी सामाजिक बाधाओं से डरता है और वो कुछ नहीं कर पाता। वो क्या सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो कवि सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता और इन दोनों पंक्तियों के अपने अलग अलग यहाँ पर निहितार्थ हैं। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अगर आप चाहें तो स्वयं भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, नहीं तो आप हाथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? दाना यानी कि मूर्ख संसार के माया जाल में उलझ जाते हैं और इस माया जाल को निरर्थक मानते भी हैं, लेकिन फिर भी उसमें फंसे हुए रहते हैं, क्योंकि संसार जो है वो असत्य है और मनुष्य इस सत्य को मानने में नादानी कर बैठता है। वो सारी चीजों को भूल जाता है और केवल संग्रह वृत्ति में लगा रहता है, वो संग्रह करने में लगा रहता है, चीजों को जोड़ने में लगा रहता है। और इसके विपरीत कुछ लोग जो होते हैं वो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते, अर्थात वो संसार में हर तरह के लोग होते हैं। इसीलिए कहा है कि जहां पर दाना है वहां पर नादान भी होते हैं। आगे बढ़ेंगे। मैं और जग और कहाँ का नाता में और शब्द की विशेषता बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। मैं और जग और शब्द की विशेषता बताइए। तो ये मैंने आपको वहीं पर क्लियर कर दिया था जहां पर हम ये पंक्ति पढ़ रहे थे कि यहाँ पर और शब्द की एक से अधिक बार यहाँ पर आवृत्ति हुई है, यानी कि 3 बार अलग अलग बार यहाँ पर और शब्द की आवृत्ति हुई है और इनके अर्थ अलग अलग यहाँ पर है। यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा, पहले तो कवि स्वयं को आम व्यक्ति से एक अलग बता रहा है, वो कह रहा है मैं और फिर वो आम आदमी की तरह भौतिक चीजों के संग्रह करने में नहीं है। और जो दूसरा और है उसके लिए वो कहता है कि जग और, अब वो संसार की विशिष्टता को बता रहा है कि संसार कुछ और है। और यहाँ पर जो तीसरा और है वो प्रयोग संसार में कवि किसी तरह का संबंध नहीं दर्शाने के लिए किया है कि हम दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, मैं कुछ और हूँ, जग कुछ और है, तो और हम में क्या और नाता हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 बार और शब्द का प्रयोग हुआ है, यमक अलंकार है और तीनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। वाणी में शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है, या शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस कथन से क्या आश्रय है, या आत्म परिचय कविता में शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, भावार्थ अच्छे से क्लियर है और सारी चीजें हमें क्लियर हो चुकी हैं। तो आशा करती हूँ कि आगे के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप स्वयं से कर पाएंगे। केवल 2 से 3 प्रश्न अब हमारे यहाँ पर शेष बचते हैं, इन्हें आप करने का प्रयास करेंगे और अगर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने यहाँ पर जो हमारा पहला पार्ट है आत्म परिचय, इसके पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर, भावार्थ, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की। और कोई डाउट अगर अभी भी आपके मन में आता है कि पाठ में हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, तो जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें आप किसी भी तरह से पूछकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमारा समय यहीं पे समाप्त होता है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।